नमस्कार विद्यार्थियों। हिंदी साहित्य की आज की कक्षा में हम कवि पद्माकर के काव्य के शिल्प पक्ष के संबंध में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व की कक्षाओं में हमने कवि पद्माकर के जीवन, उनके व्यक्तित्व, कृतियों और उनके भाव पक्ष के बारे में अध्ययन किया था। आज की कक्षा में हम उनके शिल्प पक्ष की बात करेंगे। पद्माकर रीतिकाल के उत्कृष्ट कवि हैं। रीति काल में जितने भी काव्य लिखे गए वे सभी रीति काव्य के अंतर्गत आते हैं। उनमें भाव की अपेक्षा कला की सिद्धि अधिक पाई गई है। सभी कवियों में भाव, उपादान, उपमान प्राय एक से हैं, किंतु उनके जो अभिव्यक्ति पक्ष है, अभिव्यक्ति पक्ष ही उनकी शैली है, जिसके कारण वे एक दूसरे से पृथक दिखाई पड़ते हैं। रीतिकालीन कवियों के कला पक्ष के प्रमुख रूप से जो बात की जाती है भाषा, अलंकार, उक्ति, व्यक्तिचित्र, रीति, वृत्ति, गुण, छंद आदि उपादान इसके अंतर्गत आते हैं। इसी कसौटी पर हम पद्माकर के काव्य के कला पक्ष को देख सकते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं भाषा, और भाषा के अंतर्गत चित्रात्मकता। भाषा भाव अभिव्यंजना में प्रमुख सहायक होती है और इसके दो पक्ष हैं, सांकेतिक और बिंब विधायक। सांकेतिकता में जो भाषा है वह केवल अर्थबोध का कारण बनती है, और बिंब विधान में भाषा ऐसा एक चित्र में रूप धारण कर लेती है जिसके द्वारा प्रस्तुत जो तथ्य है वह एक चित्र के समान उभरकर स्पष्ट हो जाता है। पद्माकर की भाषा की बात की जाए तो पद्माकर के काव्य में यह बिंबात्मकता या चित्रात्मकता स्पष्ट रूप से गहराई के साथ अभिव्यक्त होती है। देखो पद्माकर गोविंद की अमित छवि, शंकर समेत विधि आनंद सुबाडो है, झिझिकत झूमत मुदित मुस्कात, गही अंचल को छोर दो हाथन सो आडो है। आडो का अभिप्राय है कि पकड़ रखा है। जो कवि ने गोविंद की इस छवि का, अमित छवि का जो वर्णन किया है, जिसमें भगवान के अंचल को पकड़ कर रखने की जो बात की गई है, उनके द्वारा मुस्कान के साथ मुदित उनका जो चेहरा है उसका वर्णन किया गया है, वह एक चित्र के रूप में पाठकों के समक्ष उभर कर आता है। इसी प्रकार से भाषा की लाक्षणिकता, रीतिकालीन कविता में जो भाव हैं उनको मूर्त रूप में चित्रित करने के लिए कविगणों के द्वारा शब्द शक्तियों का सहारा लिया गया है, और उन शब्द शक्तियों में, शब्द शक्तियां जो 3 प्रकार की है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, इन शब्द शक्तियों में भी विशेष रूप से जो रीतिकालीन कवि हैं वह लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग अधिक कर रहे हैं। पद्माकर के काव्य में भी हमें यह लाक्षणिकता या लक्षणा शब्द शक्ति का स्पष्ट वर्णन देखने को मिलता है कि नरी नरी है कि छरी है, छविदार परी, टूटी सी परी है कि परी परजंक पर। यहाँ पर जो परी शब्द का प्रयोग किया गया है ये अपने अंदर, अपने भीतर लाक्षणिकता लिए हुए। परी शब्द अपना अर्थ तो रखता ही है, उसके अतिरिक्त परी का जो लक्षण है वह नारी पर आरोपित किया गया है, अर्थात उसकी सुंदरता वह नारी से संबंधित है। मनोहारी कर्म अथवा स्त्री जाति से संबंध रखने के कारण यहाँ पर सजातीय संबंध से शुद्धा लक्षणा का सटीक प्रयोग कवि पद्माकर के द्वारा किया गया है। इसी के साथ प्रतीकात्मकता, रीतिकाल में जो प्रतीक है एक निश्चित अर्थ के लिए स्थिर किए जा चुके थे। प्रत्येक प्रतीक अपने मूल में बिंब होता है और मौलिक रूप से क्रमशः विकसित होकर वह प्रतीक बन जाता है। अर्थात कवि गण पहले एक शब्द के लिए जिस दूसरे शब्द का प्रयोग करते हैं वह एक बिंब होता है, और धीरे धीरे उस बिंब का जब अधिकांश रूप से प्रयोग किया जाता है तो वह बिंब रूढ़ होकर प्रतीक बन जाता है। पद्माकर के शिल्प पक्ष की अगली विशेषता है संगीतात्मकता। पद्माकर की काव्य की 2 प्रमुख विशेषताएं मानी गई है। पहली चित्रात्मकता और दूसरी उसकी नादात्मकता, नाद से युक्त भाषा। और ये नादात्मकता किस रूप में आती है? जब कवि वर्णों का इस ढंग से प्रयोग करता है, वर्णों को इस ढंग से वह सजाता है, इस ढंग से उनका जो कविता में वह उन वर्णों को इस रूप से रखता है
कि उसमें नादात्मकता जो है वह स्वयं फूट कर बाहर निकलती है और उसमें से स्वर लहरी से संगीत निसृत होने लगता है। वर्णों का क्रम इस रूप में रखा जाता है कि स्वतः ही उसमें एक प्रकार का संगीत निसृत होने लगता है। आगे हम बात करेंगे कवि के संगीतात्मकता के बाद हम बात करेंगे भाषा की। इस संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि भाषा की सब प्रकार की शक्तियों पर इनका अधिकार दिखाई पड़ता है। कहीं तो इनकी भाषा स्निग्ध मधुर पदावली द्वारा एक सजीव भाव भरी प्रेम मूर्ति खड़ी करती है, कहीं भाव या रूप की धारा बहाती है, कहीं अनुप्रास की मिलित झनकार उत्पन्न करती है, कहीं वीर दर्प के समान अकड़ती और कड़कती हुई चलती है और कहीं प्रशांत सरोवर के समान स्थिर और गंभीर होकर मनुष्य जीवन की विश्रांति की छाया दिखाती है। सारांश यह है कि इनकी भाषा में वह अनेक रूपता है जो एक बड़े कवि में होनी चाहिए। भाषा की ऐसी अनेक रूपता गोस्वामी तुलसीदास में दिखाई पड़ती है। रामचंद्र शुक्ल ने पद्माकर की जो भाषा के जो अनेक प्रकार की अभी हमने विशेषताएं पढ़ी, इनकी शब्द शक्तियां, प्रतीकात्मकता, संगीतात्मकता, इन सब का सम्मिलित रूप से जो बात है वह आचार्य शुक्ल जी अपने इस कथन में कहते हैं। जो बताते हैं कि पद्माकर की भाषा में शब्द शक्तियों का प्रयोग है, उनके द्वारा जो शब्द संरचना है वो बहुत मधुर है, वह उनकी जो भाषा का जो रूप है वह अनेक रूप है। कहीं वह कोमल भावों की अभिव्यक्ति कर रही है, कहीं वीर भावों की अभिव्यक्ति कर रही है, कहीं जीवन में जो एक स्थिरता है अंतिम समय में उनकी गंगा लहरी की कृति में मिलती है। तो वह अनेक प्रकार की भाषाओं का प्रयोग पद्माकर कवि करते हैं। पद्माकर उत्तम भाषा का प्रयोग करने में सिद्धस्त थे। उन्होंने अपने भावों के अनुरूप ही भाषा का प्रयोग किया है। सरल, मधुर और प्रचलित शब्दों का चयन वे बड़ी बुद्धिमत्ता से करते हैं और उनका जो वाक्य विन्यास है वह भी बहुत सहज और आकर्षक है। अब बात करते हैं पद्माकर के द्वारा प्रयुक्त किए गए छंद की। इनके काव्य में मुख्यतः 3 प्रकार के छंद मिलते हैं: दोहा, कवित और सवैया। दोहे का प्रयोग प्राय लक्षणों के लिए हुआ है। जो उन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे हैं उसमें लक्षण देने के लिए, बताने के लिए उन्होंने दोहे का प्रयोग किया है। पद्मावरण में लक्षण और उदाहरण दोनों ही दोहे में दिए गए हैं और दोहे के अतिरिक्त उन्होंने कवित और सवैया जो रीतिकाल के प्रसिद्ध छंद थे इनका प्रयोग भी इनकी रचनाओं में मिलता है। अलंकार योजना। शिल्प के संदर्भ में पद्माकर की अलंकार योजना भी विचारणीय है। इनकी जो अलंकार योजना वस्तु का स्वरूप ग्रहण कराने और भाव की अनुभूति तीव्र कराने में सहायक है। उन्होंने प्राय साम्यमूलक अलंकार जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि का ही अधिक प्रयोग किया है। नवल किशोर कहते हैं इनके संदर्भ में, देव और पद्माकर में यह फर्क है कि देव जहाँ केवल स्वाभाविक है वहाँ पद्माकर उनकी तरह स्वाभाविक होते हुए भी उनसे अधिक कलात्मक है। तो नवल किशोर यहाँ पर उनकी कलात्मकता या उनके शिल्प पक्ष की जो प्रमुख बात है उसका संकेत यहाँ पर देते हैं कि जो पद्माकर का जो शिल्प पक्ष है वह देव से अधिक श्रेष्ठ है। इनके द्वारा जो अलंकार प्रयुक्त किए गए हैं उसमें हम सबसे पहले उत्प्रेक्षा अलंकार का एक उदाहरण देखते हैं। बिंदु घने मेहंदी के लसे कर, तापर यों रहियो आनंद आय के, इंदु मनो अरविंद पे राजत, इंद्रवधून के वृंद बिछाए के। उत्प्रेक्षा का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। अनुप्रास योजना पर जो बल है वह रीतिकाल के सभी कवियों ने दिया है। पद्माकर की तरह किसी का छंद मन और श्रवण को गुंजायमान नहीं करता। पद्माकर जिस रूप से वर्णों का प्रयोग करते हैं अनुप्रास के अंतर्गत और जिस रूप से वह मन को आनंदित करते हैं, गुंजायमान करते हैं, वैसा अन्य कवियों में नहीं मिलता। अनुप्रास का एक इनका श्रेष्ठ उदाहरण है। कुलन में केली में कछारन में कुंजन में, क्यारिन में कलिन कलिन किलकंत है, कहे पद्माकर परागन में पौन हूँ में, पानन में पिक में पलासन पंगत है।
और इस छंद में अनुप्रास का इतना उत्कृष्ट संगीत है और इसके लिए रीतिकाल के प्रेमियों की जबान पर चढ़ा हुआ पद है। इसके साथ ही साथ कवि ने प्रतीप अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार का प्रयोग किया है। पद्माकर की अलंकार योजना के संदर्भ में इनका जो पद्माभरण ग्रंथ है वह एक उल्लेखनीय अलंकार ग्रंथ है जो महाराज जसवंत सिंह की भाषा भूषण की शैली में लिखा गया है, जिसमें प्राय एक ही दोहे में लक्षण और उदाहरण दोनों ही दे दिए गए हैं। जैसे कि प्रतीप का हम एक उदाहरण देखते हैं। सो प्रतीप उपमान को जहां कीजिए उपमेय, यहाँ प्रतीप अलंकार का लक्षण दिया गया। मुख सो शोभित सरद शशि कमल सलोचन से, यहाँ कवि ने उदाहरण दिया है। पहली पंक्ति में लक्षण दिया प्रतीप अलंकार का और दूसरी पंक्ति में प्रतीप अलंकार का उदाहरण दिया है। ऐसी तमाम पुस्तकें अर्थात जो अलंकार ग्रंथ है उनका आधार जयदेव का चंद्रालोक है, लेकिन पद्माकर के पद्माभरण पर बैरीसाल के भाषा भूषण का अधिक प्रभाव है। रीतिकाल के अन्य कवियों के समान उन्होंने चंद्रालोक का आधार ग्रहण नहीं किया है, बल्कि भाषा भरण का अधिकार उन्होंने ग्रहण किया है। भाषा भरण के आधार पर इन्होंने यह अलंकार ग्रंथ लिखा है। तो विद्यार्थियों, सारांश रूप में हम ये कह सकते हैं कि रीतिकाल में भाषा, अलंकार, प्रतीक सभी कुछ निश्चित थे। ऐसी स्थिति में केवल अभिव्यक्ति में नवीनता उत्पन्न कर ही काव्य चमत्कार को स्पष्ट किया जा सकता था। पद्माकर ने इसके लिए अनुप्रास अलंकार को अपनाया और इसके माध्यम से या तो चित्रात्मकता की अभिव्यक्ति की और या नाथ सौंदर्य का सहारा लेकर उन्होंने श्रेष्ठ काव्य की सृजना की। और इस प्रकार से पद्माकर एक श्रेष्ठ कवि और एक श्रेष्ठ काव्य कला के स्वामी के रूप में उभर कर हमारे सामने आते हैं। तो इस प्रकार हमने आज पद्माकर के काव्य के अभिव्यक्ति पक्ष की कुछ विशेषताओं का अध्ययन किया। इनके द्वारा प्रयुक्त ये जो कला पक्ष है, कला पक्ष की विशिष्टताएं हैं, कला पक्ष के प्रमुख जो उपलब्धियां हैं, इस संबंध में PDF है आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, जिससे आप पद्माकर का जो शिल्प पक्ष है उसे और अधिक सहजता से और गहराई से अध्ययन कर सकें। आगे की कक्षाओं में हम कवि पद्माकर के पदों की व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।